नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण जी सराफ साहब। आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 4 साल आप कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान में वसुंधरा सरकार, और 4 साल के बाद में जनता के बीच आप लोग अपनी उपलब्धियां लेकर के जाएंगे, और सीधा सवाल उठता है कि आखिर जनता आपको वोट क्यों दे। जी देखिए, जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, वसुंधरा सरकार ने समृद्ध राजस्थान के संकल्प के साथ समग्र विकास और लोक कल्याण की पहल की, और इसी पहल का एक परिणाम है कि जहां हमारा प्रदेश पहले बीमारू राज्यों में आता था, आज वो अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो रहा है। सबसे अनूठी योजना जिनकी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इलाज, और राजस्थान की 2/3 जनता जिनका बीपीएल भामाशाह कार्ड बना हुआ है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना से एक्टिवेट हैं, ऐसे लोगों का इलाज निःशुल्क और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1279 राजकीय और निजी चिकित्सालयों में अब तक 945 करोड़ रुपए की राशि का और 17,46,000 क्लेम अभी तक एनलिस्टेड हो चुके हैं, और इस योजना में 1715 पैकेज शामिल किए हैं। यानी राजस्थान की 2/3 जनता 15 दिसंबर 2015 को जिस योजना की शुरुआत हुई, ये 2 साल के अंदर और इतना बड़ा क्लेम, यानी 945 करोड़ रुपए की राशि और 17,46,000 लोगों का क्लेम एनलिस्टेड होना अपने आप में एक शानदार परिणाम। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया है कि 15 अगस्त 2016 से आदर्श पीएचसी योजना हमने प्रदेश में प्रारंभ की, और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का विधायक हो, हर ब्लॉक में एक पीएचसी को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करने का हमने निर्णय किया। पूरे प्रदेश में 295 इस प्रकार की पीएचसी को हमने प्रथम चरण में लिया, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1 साल में हमने वहां आउटडोर में 26% की वृद्धि की, और प्रसव संख्या में 4% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। और उसी का ये परिणाम है कि अब के द्वितीय चरण में हम लोगों ने 286 पीएचसी को 11 जुलाई 2017 को पीएचसी के रूप में, आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है, और द्वितीय फेज में 314 पीएचसी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा, यानी इस समय कुल 1492 एम्बुलेंस संचालित की जा रही है। इनमें 108 एम्बुलेंस के 713, जनरली 104, एक्सप्रेस के 588 और बेस एम्बुलेंस के 193 वाहन शामिल हैं। योजना प्रारंभ से अक्टूबर 2017 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 12,72,422 कॉलर्स को सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अब तक 1,95,00,000 हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, और इनमें से विभिन्न विकार पाए जाने पर 6,16,000 बच्चों को रेफर कर उपचार करवाया गया। एक मैं जानकारी यहां चाहूंगा बीच में आपसे कि आप बता रहे हैं कि आदर्श पीएचसी की बात कर रहे हैं, उसमें आउटडोर भी 26% का इजाफा बता रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में अभी भी जो वैकेंसीज है काफी हैं, फिर ये सब चीजें संभव कैसे हो पा रही हैं? देखिए, जहां तक वैकेंसीज का सवाल है, पिछले 4 साल में हमने 20,000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की है जी, और लगभग 5,000 की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से हमने डॉक्टर्स की नियुक्तियां, लगभग 2,000 डॉक्टर्स की नियुक्तियां हमने की, परंतु दुर्भाग्य क्या है कि जिन डॉक्टर्स की हम नियुक्ति करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग नियुक्तियां मतलब अपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते। अभी जैसे हमने 911 डॉक्टर्स की नियुक्ति की, उसमें से केवल 462 लोगों ने ज्वाइन किया। वजह क्या रहती है, क्यों नहीं करते हैं? ये दूर दराज के इलाकों में कोई जाना नहीं चाहता, और सबसे ज्यादा आवश्यकता दूर दराज के जो इलाके हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, अपने जालोर, वहां को जाना नहीं चाहता।
तो आप इसलिए अब हम अब दोबारा से वैकेंसी निकाल रहे हैं और अभी हम 2000 से ज्यादा वैकेंसी फिर निकाल रहे हैं। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा हुआ है जी, और वो आने के बाद हम 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति और करेंगे। आपके जो स्वराज संकल्प मैनिफेस्टो जो है, जिसका नाम स्वराज संकल्प पत्र आपने दिया, उसका एक बिंदु रहा है कि मुख्यमंत्री धन्वंतरी योजना हम लेकर के आएंगे मेडिकल एंड हेल्थ के लिए, सुदूर ग्रामीण सेवा में हेल्थ को और बेहतर तरीके से हम दें। आप खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि दूर दराज क्षेत्र में जाना नहीं चाह रहे हैं, तो कभी तो इस चीज का निचोड़ निकालना पड़ेगा आपको व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए। हमारा प्रयास है कि अब जैसे अभी पूरे प्रदेश में लगभग 17,000 सरकारी चिकित्सा संस्थाएं पूरे प्रदेश में सेवा कर रही है जी, और ये बात भी सही है कि 3,000 से ज्यादा अभी डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं। हाँ, पर पिछली सरकार ने छुट्टी वाहवाही लेने के लिए पीएचडी और उप स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत खोले, परंतु डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की। हमने इस बार क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए हमने कोई बहुत ज्यादा पीएचसी और सीएचसी ये खोले जाने की निर्णय नहीं किया। जो पीएचसी और सीएचसी है उसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए हमने ध्यान दिया और उसी का परिणाम है कि हमने लगभग 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति की, पर क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जी, और काफी तो लोग व्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी अगर स्टाफ ही नहीं होगा, तो उससे बेहतर रिजल्ट कैसे लिए हम इसको ध्यान में रख करके और पुनः जी, और हमने वैकेंसी निकाले जाने का निर्णय किया है और लगभग 2000 वैकेंसी हमने वित्त विभाग को भेज रखी है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और हम 2000 डॉक्टर्स को फिर से नियुक्त करेंगे। पीपीपी मोड पे भी आप लोग कुछ एक नया पायलट प्रोजेक्ट, पीपीपी मोड पर भी जो हमने पीएचसी और सीएचसी को दिया है उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जहां पीएचसी को हमने पीपीपी मोड पे दिया है वहां आउटडोर भी बढ़ा है और डिलीवरी की संख्या भी बढ़ी है। तो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पीएचसी और सीएचसी को हम पीपीपी मोड पर दें। तो ये माना जा सकता है कि सुदूर जो गांव में है जहां पर चिकित्सक जाना नहीं चाहते हैं, उन पीएचसी सीएचसी उनको प्राथमिकता के आधार पर हम पीएचसी और सीएचसी को और पीपीपी मोड पे देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस तय में जाने की कोशिश नहीं की कि जब प्राइवेट सेक्टर के लोग वहां जा सकते हैं तो हमारे सरकारी नुमाइंदे क्यों नहीं। मैंने बताया
500 के लगभग इस हाँ। प्रकार के निजी अस्पताल हैं जिन्होंने अपने आप को ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एम्पैनल्ड किया। तो वहीं पर ये इलाज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जो फायदा है वो इन्हीं हॉस्पिटल्स में मिलेगा। बाकी जो नामचीन हॉस्पिटल्स हैं और जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से बताया जा रहा है कि लिस्टेड हैं वो हॉस्पिटल्स भी नहीं, इस योजना के तहत। ऐसा कोई उदाहरण आता है तो हम उसको एम्पैनल से हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हॉस्पिटल, क्योंकि ये कोई हम दबाव किसी भी नहीं डालते, जिन हॉस्पिटल्स की इच्छा रहती है कि हम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जुड़ें और ये इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हम भी उठाएं, तो वो लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम गुण दोष के आधार पर उनको एम्पैनल करते हैं। और जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड होता है वहाँ किसी की शिकायत, और कहीं पर कोई शिकायत आती है तो हम उसको डिबार भी करते हैं। ये पर कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं, कोई 2-4% शिकायत आती है तो उसको हम डिबार करते हैं। रिव्यू करते हैं इसका कि कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही होता है। तो कुछ इस तरह की शिकायतें आती हैं कभी? कब मैंने बताया ना 2-3% शिकायतें आती है तो उनको हम डिबार करते हैं। जी चलिए, सराफ साहब के साथ में हमारी एक मुलाकात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पूर्ववर्ती सरकार की निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा, जननी सुरक्षा योजना, 108 एम्बुलेंस, उसको लेकर के जो घोषणा पत्र बीजेपी का जिसे स्वराज संकल्प पत्र नाम दिया गया, तो उसमें बाकायदा मेंशन है, लेकिन कहां तक पहुंचे, किस तरह से उसका ऑपरेशन किया गया, क्या कुछ वास्तव में उसी तर्ज पे चला रहे हैं, नया रूप क्या रहा, वो तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण जी सराफ। सराफ साहब, पिछली सरकार ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा, जननी सुरक्षा योजना, 108 एम्बुलेंस, कुछ योजनाएं शुरू की, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। हालांकि आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इनको मेंशन किया हुआ है कि हम गुणवत्ता के आधार पर इन्हें शुरू करेंगे, 108 को नए तरीके से करेंगे, जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करेंगे, तो कहां तक पहुंचे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो कांग्रेस के समय में जो 108 की योजना चल रही थी, इस बार हमने इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा कुल 1492 एम्बुलेंस अभी संचालित की जा रही है। उसमें जो 108 की एम्बुलेंस थी 713, जननी ये योजना में थी 104 और 588 बेस एम्बुलेंस, इन सबको मिलाकर 193 वाहन ये बेस एम्बुलेंस के थे। इनको सबको मिलाकर के हमने 1492 एम्बुलेंस इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा के नाम से प्रारंभ की है। जी, अलग क्या है इसमें क्या अलग है? सबको सामूहिक रूप से, पहले अलग अलग एजेंसी थी, अब हमने एक एजेंसी कर दी। और एक एजेंसी करने का फायदा ये मिला है कि पूरे राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई एक्सीडेंट की सूचना होती है, कहीं से भी कोई फोन आता है, तो पहले जहां 45 मिनट 50 मिनट लगते थे, अब 20-25 मिनट में और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। और अब हमने कल एक नया प्रयोग और किया है। क्रिटिकल जो बीमारियां हैं, जिसके मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी के न्यूरो की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वेल इक्विप्ड हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर के नाम से हमने प्रारंभ की है। 22 जिलों में तो हमने कल रवाना कर दी और 12 जिलों में, और उसमें 4 जनों का स्टाफ रहेगा और वो ट्रेंड स्टाफ रहेगा। तो कहीं पर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक होता है तो विद इन 15 और 20 मिनट्स वहां वो ये अपने क्रिटिकल एम्बुलेंस सेवा पहुंचेगी और उसको लेकर के वो जाएगी। इसी प्रकार ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हमने पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत किया है, यानी 1993 में ये योजना प्रारंभ हुई थी और जब हमारा राज आया तब तक केवल इसमें कोई 25-30 डेकॉय ऑपरेशन हुए थे। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 90 डेकॉय ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं और उनमें से 26 डेकॉय ऑपरेशन इंटर स्टेट हुए। और उसका ये परिणाम है कि जहां पहले 2011 की जनगणना के हिसाब से जो लिंगानुपात था मतलब बच्चों में और बच्चियों में वो 888 था, आज वो बढ़कर के 939 हो गया है। तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रभावी कार्यवाही और भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है, इसकी निश्चित रूप से सब लोग। आपने एम्बुलेंस की बात की, इसमें ट्रेंड स्टाफ की भी बात कही है। ट्रेंड स्टाफ को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं और दबी जुबान में आप ही के विभाग के लोग कहते हैं कि हाँ, इस बात की बड़ी कमी है। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि अभी जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो की, उसमें हमने 4 लोगों का स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ, और उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग की है।
और ट्रेनिंग करने के बाद उनको हमने इस पर डिप्यूट किया। 24 आवर्स ये स्टाफ उसमें मुस्तैद रहेगा। और ये केवल अभी सब यदि 1400 से ज्यादा जो एम्बुलेंस है जो उनमें सब में ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ये बात सही है। ये तो क्रिटिकल केयर जहां होनी चाहिए, जहां क्रिटिकल बीमारियां हैं, उसके लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस देने का काम अभी शुरुआत की है। और इसका हम ये एक्सपेरिमेंट के बतौर ये कर रहे हैं और इसमें यदि सफलता मिली तो इसमें और जो एम्बुलेंस है वो भी हम बढ़ाएंगे। एम्बुलेंस के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट देती है और बहुत सारे लोग एम्बुलेंस खोल भी लेते हैं, हॉस्पिटल्स के पास में भी है। पिछले दिनों एक घटना हुई, आपको ध्यान होगा कि सांड के हमले से एक फॉरेनर की जान चली गई। जिस एम्बुलेंस से उन्हें एसएमएस पहुंचाया गया उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। सवाल ये नहीं है, मतलब चीजें यूं ही आती हैं, लेकिन किसी की जान के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है वो नहीं। तो क्या वास्तव में इन लोगों को कोई निर्देश देंगे कि इसमें ऑक्सीजन, मैंने जैसा बताया कि वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस, वो आपने अभी नई यूनिट से हर जिला हेडक्वार्टर पे एक कर दी। मैं आपकी बहुत अच्छी बात है, इसका बेनिफिट निश्चित रूप से मैं तो वो बात कह रहा हूं कि क्या वास्तव में जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रही है एम्बुलेंस, उनकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल समय समय पर समीक्षा होती है और उसमें जो नकारा हो जाते हैं वाहन उनको हम हटाते हैं और उनकी जगह नए गाड़ियां हम प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी स्थिति, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी अपना नेटवर्क है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एम्बुलेंसेज को चलाते हैं और वो भी वेल इक्विप्ड रहती है। जी, पिछली सरकार की जो निःशुल्क दवा और जांच वाली जो हम बात कर रहे थे उसकी समीक्षा की भी आप लोगों ने बात कही थी। जहां तक निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना उसको हमने बढ़ाया है, उसको हमने बंद नहीं किया जी। पर उसके साथ साथ हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक नई चालू की है। तो इसमें 2/3 जनता को जब निःशुल्क इलाज मिलेगा और उसके बाद जो निःशुल्क दवा योजना और जो निःशुल्क जांच योजना, इसमें जितनी संख्या में पहले दवाइयां उपलब्ध थी उससे हमने ये दवाइयों की संख्या बढ़ा दी। और इसी प्रकार से जो जांच की जो सुविधाएं मिलती थी, पहले जितने जांच होती थी उससे ज्यादा जांच हमने डेली जांचें करती। तो इसको हमने, क्योंकि अच्छी योजना है, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, यदि कोई गरीबों की जनहित की योजना है तो उसको हम बंद करने का सवाल ही नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं लोग बाग, पर हमने उसको और अच्छे तरीके से लागू किया। पब्लिक के लिए अच्छी बात है ये। लेकिन आपने संख्या तो बढ़ाई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेडिसिन की संख्या बढ़ाई, लेकिन उपलब्धता उनकी बहुत कम है। पूर्ववर्ती सरकार से जो उपलब्ध था उससे भी कम। दूसरा, ऐसा नहीं है, गुणवत्ता को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं कि उनकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही, स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये देखो इतना बड़ा स्टेट है तो इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई किसी भी प्रकार की कमी तो निश्चित रूप से आगे आती है। पर जहां से कमी आती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं और दूर करते भी हैं। पर आप ये समझो कि पूरा फुल प्रूफ, जहां 500 मान लीजिए दवाइयों की दुकान, उसमें एक आधी दुकान की यदि आती है शिकायत तो उसको हम दूर करते हैं। क्योंकि 2-3 चीज ऐसी हैं कि निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, आपके एम्बुलेंस, जननी सुरक्षा योजना से जुड़े जो है भामाशाह योजना, ये वो सीधी है जिसमें मेरा पहला सवाल था कि जनता को आपने क्या दिया है। तो जनता देखिए इसी को लेकर के सतोलती है कि सीधा लाभ क्या मिलता है उसको। मैंने बताया ना कि जनता को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे, इसलिए हमने जो कई योजनाएं चालू की, जो मैंने पहले शुरू में कहा कि बीमारू राज्य की कैटेगरी में हमारा राज्य आता था, उससे अब ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आने लग गया। और उसका परिणाम इसीलिए है कि जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 945 करोड़ रुपया अभी तक और एनलिस्टेड हो चुका और 17,46,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। और इस योजना में 1715 पैकेज हैं। और आप ये देखिए कि इसमें हमने 1279 हॉस्पिटल्स, जिसमें निजी हॉस्पिटल्स भी हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, उसको हमने एम्पैनल कर रखा। इतनी बड़ी योजना और 2 साल के अंतराल में 945 करोड़ रुपए का फायदा और 17 लाख से ज्यादा लोगों को मिला है, तो ये अपने आप में एक अनूठी योजना है। और प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने भी इसकी यानी की है। पर हो सकता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इतने बड़े पैमाने पर 945 करोड़ रुपए का जहां लाभान्वित हुए, वहां कहीं पर किसी न प्रकार के कोई न कोई लक्ष्य रह सकता है। जैसे ही किसी की शिकायत मिलती है हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और दूर करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जो ओवर क्राउडेड हो रहा है, ये तो आप भी मानते होंगे, उनका भार कैसे कम हो? देखिए मेडिकल कॉलेजेस का ओवर क्राउडेड हो रहा है, और तो इसीलिए आप ये देखिए कि देश की आजादी के बाद 1947 से और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तक 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में। ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय वसुंधरा जी को कि उनकी दूरदृष्टि का ये परिणाम है कि एक साथ 8 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान में ओल खोले जाने का निर्णय किया और 189 करोड़ रुपया प्रति कॉलेज। इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का 60-40 के रेशो से लगना तय हुआ।
और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जुलाई 2018 में हम ये जो 8 मेडिकल कॉलेज है उनमें से अधिकांश मेडिकल कॉलेजेस को चालू कर देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर मेरा आपसे यहाँ पे, एमसीआई का जो इंस्पेक्शन होता है तो पग फेरा जिसे बोलते हैं करवाते हैं, आप इधर से उठा के डॉक्टर्स को वहां पे, वहां से उठाकर उधर, तो ये व्यवस्था कैसे करेंगे? अभी तो इन्हीं में स्टाफ नहीं है। देखिए ये जो 8 नए मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहे हैं इसमें पूरे स्टाफ की नियुक्ति हो गई है। इक्विपमेंट खरीद के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो खरीद लिए गए हैं और बिल्डिंग भी लगभग बनकर के तैयार है। इसीलिए मैंने कहा कि जुलाई 2018 में निश्चित रूप से 8 मेडिकल कॉलेजेस को हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। जी, लेकिन ये एमसीआई वाली जो बात है इसको दूर कैसे करेंगे? स्टाफ तो इतना कम है आपके पास में। देखिए एमसीआई 3 चीजें देखती है, स्टाफ पूरा है कि नहीं है, इक्विपमेंट पूरे हैं कि नहीं है, बिल्डिंग पूरी बनी कि नहीं बनी। इसीलिए पिछली बार हमने प्रयास किया था पर हमें वो एनओसी नहीं मिली, क्योंकि पिछली बार ये सारी चीजें उनके एमसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से पूरी नहीं थी। इस बार हमने एमसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग का काम भी पूरा किया है, इक्विपमेंट भी पूरे खरीदे हैं और स्टाफ की जो नियुक्तियां हैं वो भी हमने पूरी की है। और हमें पूरी आशा है कि इस बार जुलाई 18 में जो नया सेशन चालू होगा उसमें एमसीआई के मापदंडों को पूरा करते हुए हम सभी मेडिकल कॉलेजेस को प्रारंभ कर पाएंगे। एक आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि हॉस्पिटल्स में, खासकर मेडिकल कॉलेजेस में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हम बैठाएंगे जिसकी वजह से वहां की व्यवस्था को देखा जा सके। तो ये आपने एसएमएस में शुरू की थी, उसका विरोध हुआ, कैसे चालू करेंगे इसे? देखिए जहां तक अब लोकतंत्र में हर चीज का विरोध भी होता है और समर्थन भी होता है, परंतु ये बात सही है और सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी में प्रशासनिक अधिकारी को लगाया जाए और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एम्स जैसी कोई और एजेंसी हमारे यहाँ पे स्थापित? देखिए हमारा प्रयास है कि एसएमएस हॉस्पिटल को हम एम्स के समकक्ष विकसित करें और इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि ट्रॉमा सेंटर खुल गया है और उसको एसएमएस से जोड़ने के लिए अंडरपास का निर्माण भी द्रुत गति से चल रहा है और 6 महीने के अंदर अंदर ये अंडरपास भी बनकर के तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से सुपर स्पेशलिटी विंग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो बंगला नंबर अपने जो ट्रॉमा सेंटर के पीछे जो 2 बंगले हैं वो सरकार ने दे दिया और वहां पर भी काम चालू हो गया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट और सुपर स्पेशलिटी विंग बन जाएगा तो हमारा ये प्रयास है कि एसएमएस हॉस्पिटल को हम एम्स के समकक्ष बना करके और जनता की सेवा में समर्पित करें। देखिए मेडिकल एंड हेल्थ के आप यूं तो मैं कहूंगा कि विभाग के नाते आप गार्जियन हैं, इसके मुखिया हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कालीचरण जी को एक हकीकत बात, हालांकि आपने स्वीकार की कि मैं मानता हूं इस बात को कुछ लेकुनाज हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, क्या वास्तव में जो कुछ आप बता रहे हैं और जो वो और तस्वीर दोनों मैच कर रही हैं? देखिए मैं बता रहा हूं ना कि जैसे जब हमने राज संभाला उस समय मान लीजिए 40% कमियां थी जी, तो उसको दूर करके हम 10% पे लाए हैं। और ये बात सही है कि मैं ये कह दूं कि एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था ये अमेरिका तो है नहीं, राजस्थान है और अभाव योग हरदम वित्तीय संसाधनों की सीमितता रहती है। फिर भी उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर हम जितना ज्यादा फुल प्रूफ और मेडिकल एंड चिकित्सा विभाग को हम चुस्त और दुरुस्त कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप कंफर्टेबल मेडिकल में ज्यादा हैं कि एजुकेशन में ज्यादा थे? देखिए मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश दे उसके लिए हम तत्पर हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे मेडिकल हेल्थ हो, कोई भी डिपार्टमेंट जिसके लिए वो हमें उपयुक्त समझती है वो काम लेती है हम देते हैं। जी चलिए, सराफ साहब को आपने सुना, 4 साल की उपलब्धियां और उससे जुड़ी चीज बारीकियां थी, हमें उसी पे हम अपने आप को सीमित रख रहे थे और एजेंडा भी हमारा यही था। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है कालीचरण जी से, लेकिन मुद्दा हमारा यही था और इस पे खुल करके कालीचरण जी चर्चा भी की है, बताया भी है। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हों जो वास्तव में आम जन को उससे राहत मिल सके और कोई भी चुनी हुई सरकार, हमें ये विश्वास है कि वो पब्लिक ओरिएंटेड होती है, पब्लिक के प्रति जवाबदेही होती है और हर 5 साल बाद उन्हें जनता की अदालत में जाना होता है, उसका ख्याल जरूर रहता है। सराफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और पब्लिक की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में आप एक जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जिन चीजों को आप जहन में लेकर के बैठे हैं कि वास्तव में मेडिकल एंड हेल्थ किसी गरीब का भला करने के लिए काश ये मैं कर पाऊं, तो आप जरूर करिएगा और वो प्रदेश उसका बड़ा आभारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।